Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Shehbaz Beg, Professor of Community Medicine, Independent Medical College. जैसे कि आप जानते हैं मैं आपको बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ और आज हम अपना टॉपिक इन्फ्रेंशियल बायोस्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन्फ्रेंशियल बायोस्टैटिस्टिक्स. What is biostatistics? It is a science of collection, organization, summarization, analysis of the data. It is related to the health. It is biostatistics. In biostatistics, we divide into two branches: descriptive biostatistics and inferential biostatistics. Descriptive biostatistics जिसमें हम डाटे को ऑर्गेनाइज करते हैं, समराइज करते हैं, उसको अरेंजमेंट्स करते हैं, उसको डिस्प्ले करते हैं, डिसेमिनेट करते हैं, या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्शंस कैलकुलेट करते हैं। जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम इन्फ्रेंस ड्रा करते हैं, सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन पैरामीटर्स के मुतालिक मालूमात लेते हैं। ये हमारी इन्फ्रेंशियल बायोस्टैटिस्टिक्स है। सो वी कैन डिफाइन इन्फ्रेंशियल बायोस्टैटिस्टिक्स दैट वी कंक्लूड या वी एस्टिमेट the population parameter on the basis of statistic, and statistic is the calculation which is calculated on the basis of the sample study. हमें पता है कि हम पूरी पॉपुलेशन को नहीं पढ़ सकते। अगर हम पूरी पॉपुलेशन को पढ़ना चाहें तो हमें रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होंगे। रिसोर्सेज में मैन, मनी, मटेरियल, टाइम, हर चीज़ शामिल होती है। तो लिहाजा हम अपनी स्टडी सैंपल बेस रखते हैं। हम उस पॉपुलेशन में से एक रैंडम सैंपल लेते हैं, उस सैंपल को स्टडी करते हैं, उससे जो हम कैलकुलेट करते हैं मेजरमेंट्स, वो हमारी स्टैटिस्टिक्स कहलाती हैं। हम उन स्टैटिस्टिक्स की बेस पे उस पॉपुलेशन का पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं। अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में जो हम नतीजा फर्ज कर रहे हैं अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर, हमारे पास दो तरीक़ेकार हैं। एक को हम एस्टिमेशन कहते हैं, एस्टिमेशन, और दूसरे को हम कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एस्टिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। अब अगर हम देखें तो हमने एक पॉपुलेशन ली, उस पॉपुलेशन से एक सैंपल लिया, ये पॉपुलेशन है हमारी टारगेट पॉपुलेशन, इससे हमने सैंपल लिया। उस सैंपल में हमने मीन कैलकुलेट किया। हम पॉपुलेशन मीन को सैंपल मीन को x बार से लिखते हैं, या हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट की, इसको हम s से लिखते हैं। ये पॉपुलेशन या स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने सैंपल बेस्ड स्टडी पे की हैं, ये एस्टीमेट हैं किसका, इस पॉपुलेशन के मीन का और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसमें अगर हम देखें तो हमने एक फार्मूला यूज़ किया जिससे हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। वो फार्मूला एस्टिमेटर कहलाता है। वो फार्मूला, वो मेथड जिसके ज़रिए हम सैंपल स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं, हम उसको एस्टिमेटर कहते हैं। और जो चीज़ हमने कैलकुलेट की, जैसे कि मीन कैलकुलेट किया और ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट की है, ये इसका एस्टिमेट है। किस चीज़ का? ये शो कर रहा है कि पॉपुलेशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये हो सकता है जो हमने सैंपल बेस्ड स्टडी पे की। ये पूरा प्रोसेस जिसमें हमने फार्मूला यूज़ किया, स्टडी की और एस्टिमेट किया, ये सारे का सारा प्रोसेस एस्टिमेशन कहलाता है। अब एस्टिमेशन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं पॉइंट एस्टिमेशन और दूसरे को कहते हैं इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन, अगर हम कोई एक सिंगल पॉइंट मालूम करें, जैसे कि मीन क्या है, एक सिंगल वैल्यू है। अगर हम कोई एक सिंगल स्टैटिस्टिक कैलकुलेट कर रहे हैं सैंपल बेस्ड स्टडी पे और उसको पॉपुलेशन पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये पॉइंट एस्टिमेट है। सैंपल स्टडी में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना और मीन कैलकुलेट करना, उसकी बेस पे पॉपुलेशन, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को एस्टिमेट करना, ये हमारा पॉइंट एस्टिमेशन कहलाता है। इसके बरक्स
यहाँ पे एक वैल्यू होगी, क्योंकि सिंगल एस्टीमेट है इसलिए इसको हमने पॉइंट एस्टीमेट कहा। इंटरवल एस्टीमेट में हम एक दो वैल्यूज लेते हैं, एक को मिनिमम वैल्यू कहते हैं, एक को मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं, लोअर लिमिट या अपर लिमिट कह लेंगे। ये हमारी लोअर लिमिट है और ये हमारी अपर लिमिट है। हम एक रेंज कैलकुलेट करते हैं स्मॉल और लार्ज के दरमियान, और हम कहते हैं कि पॉपुलेशन जो पैरामीटर है वो इसमें मौजूद है। अब अगर हम दोनों को देखें तो पॉइंट एस्टीमेट ज़्यादा रियल नहीं हो सकता, लेकिन इंटरवल एस्टीमेट जो एक रेंज दे रहा है वैल्यूज़ की कि लोवेस्ट और हाईएस्ट ये है और इसके दरमियान है, तो ये आपको पॉपुलेशन ट्रू मीन्स या स्टैंडर्ड डेविएशन का एस्टीमेट दे सकता है। ये जो लोअर वैल्यू है इसको हम लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट कहते हैं और इसको हम अपर कॉन्फिडेंस लिमिट कहते हैं। अगर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को या कॉन्फिडेंस को डिफाइन करें तो इट इज अ रेंज ऑफ टू वैल्यूज इन विच वी आर कॉन्फिडेंट से 90%, 95% और 99% द ट्रू पॉपुलेशन मीन इज लाइंग इन इट। अब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग की तरफ चलते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम जो क्लेम है कि अगर हम कह रहे हैं कि ड्रग ए इफेक्टिव है इन ट्रीटिंग टीबी, क्या ये दुरुस्त है या ये ड्यू टू सम चांस है कि किसी गलती की बिना पे कंक्लूजन हुआ है। हम इसको इवेलुएट करते हैं कि द डिफरेंस गिवन इज रियल वन, ट्रू वन, और इट इज ड्यू टू चांस। चांस क्या है? इट इज प्रोबेबिलिटी। चांस किसको कहते हैं? प्रोबेबिलिटी को कहते हैं। किस चीज़ की? कमिटिंग एरर। चांस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एरर। अब हम एरर जो है वो दो तरह की कमिट करते हैं। याद रखें कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम सबसे पहले एक क्लेम या जिस चीज़ को वो साबित करना चाह रहा है उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। इट्स ए स्टेटमेंट विच इज़ टू बी टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस। अगर वो ट्रू होगी तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर वो फॉल्स होगी तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमारे पास दो हाइपोथेसिस होते हैं। एक को हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस और दूसरे को हम कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। जब भी हम टेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं तो नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस है जिसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस। हम कहते हैं कि ड्रग ए हैज नो इफेक्ट इन ट्रीटिंग टीबी। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम कहते हैं कि ड्रग ए ट्रीट करती है, हैज द इफेक्ट। तो हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एम होता है कि हम रिजेक्ट कर सकें नल हाइपोथेसिस को। अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, इट मीन्स हमने कहा कि नो डिफरेंस रिजेक्ट हो गया, तो मतलब है कि वहाँ डिफरेंस मौजूद है, तो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है। तो मैं बात कर रहा था कि हमसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि क्या हमारा क्लेम, क्या हमारा हाइपोथेसिस कि अगर हम कह रहे हैं कि ड्रग ए इज़ इफेक्टिव इन ट्रीटिंग टीबी और समथिंग अदर डिजीज़, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। फॉल्स मीन्स इट इज़ ड्यू टू सम मिस्टेक, ड्यू टू सम फॉल्ट, जिसको हम चांस का लफ्ज़ बोलते हैं, एरर का लफ्ज़ बोलते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमारे पास दो तरह की एरर्स होती हैं। एक को हम कहते हैं टाइप ए एरर या अल्फा एरर। अगर इसको मैं टेबल में शो करूँ तो ये ऐसे बनेगा कि ये हमारा नल हाइपोथेसिस है और ये रियल सिचुएशन है कि ये ट्रू है और ये फॉल्स है। इन रियलिटी नल हाइपोथेसिस ट्रू है और फॉल्स है। यहाँ पे हमने उसको या तो रिजेक्ट किया या एक्सेप्ट किया नल हाइपोथेसिस को। अब अगर हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है जबकि ये ट्रू था, तो ये जो मिस्टेक हमने की है इसको हम अल्फा एरर कहते हैं।
rejecting the null hypothesis when it was true. अगर हमने नल हाइपोथेसिस गलत था, फॉल्स था और उसको रिजेक्ट कर दिया है तो ये पावर ऑफ स्टडी है, इसको 1 माइनस बीटा भी कहते हैं। ये करेक्ट डिसीजन है कि वो गलत था, हमने उसे गलत साबित कर दिया। इसके बरक्स अगर हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं जबकि ये सही था तो ये भी हमारा करेक्ट डिसीजन है, लेकिन ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है, ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है, उसको 1 माइनस अल्फा से भी लिखते हैं। और अगर हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं जबकि ये फॉल्स था तो ये बीटा एरर कहलाती है। इसका क्या मतलब है कि नल हाइपोथेसिस गलत था, हम उसको गलत साबित नहीं कर सकते, तो ये हमारी बीटा एरर है। तो ये दो तरह की एरर हैं जो हमेशा याद रखनी है। एक को हम अल्फा एरर कहते हैं, दूसरे को हम बीटा एरर कहते हैं, और हम इनको 5% से 10% तक रखते हैं हर स्टडी में। और जब ये हम क्लेम कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 5% तक ये जो रिज़ल्ट आए हैं ये ड्यू टू सम एरर्स हैं। इससे ज़्यादा हम इसको स्टैटिस्टिक्स में नहीं लेते। अगर हम इससे ज़्यादा लेंगे तो हमारी स्टडी की पावर जो होगी वो कमज़ोर होगी, वो स्टडी इतनी रिलायबल और प्रिसीजन वाली नहीं होगी। तो जब भी आप किसी स्टडी को देखते हैं तो आप ये ज़रूर देखें कि इसके अंदर अल्फ़ा क्या रखा गया है, इसके अंदर बीटा क्या रखा गया है। तो यही वजह है कि जब हम सैम्पल कैलकुलेट करते हैं तो हम इन चीज़ को ख़ास तौर पे तवज्जो देते हैं कि इसके अंदर अल्फ़ा इतना रखा है, मैंने पावर ऑफ स्टडी इतनी रखी है, तो ये एक ख़ास वजह है। तो ये हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। अब ये मैंने कहा कॉन्फिडेंस। अल्फा एरर, we reject the null hypothesis when it is true. Probability of committing the type 1 error. Beta error, rejecting the, accepting the null hypothesis when it was false. इसका मतलब हम करेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते, ये हमारा बीटा एरर कहलाती है। पावर ऑफ स्टडी 1 माइनस बीटा इज पावर ऑफ स्टडी। तो ये जनरल कंसेप्ट है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम मीन्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, सिंगल मीन्स के लिए, हम डिफरेंस ऑफ मीन्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, हम प्रोपोर्शंस के लिए कैलकुलेट करते हैं, और इसमें डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट हैं जो हम इंडिविजुअली तमाम टेस्ट को अलहदा डिस्कस करेंगे, जिसमें ख़ास तौर पे जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो काई-स्क्वायर टेस्ट है और टी टेस्ट है। टी टेस्ट में सिंगल मीन का, डिफरेंस ऑफ मीन का और पेयर्ड मीन्स का, ये हम आपको सेपरेट हर लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग या स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का कुछ ना कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कुछ क्यूरीज़ हैं तो वो मेरे साथ व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।